तो हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर जिसका नाम है बस्तर साइंस एकेडमी। उम्मीद है आप सभी पढ़ रहे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे और करते रहिए, क्योंकि इस बार सक्सेस तो अपने हाथों में लेना ही है। ठीक है। साथ ही हम लोग पिछले क्लास में देखे थे कुछ क्वेश्चंस, जिसमें आप देखे थे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, ठीक है, जे थॉमसन का परमाणु मॉडल। उसके बाद निकटतम पहुंच की दूरी देखे हम लोग, है ना, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, जिसका फॉर्मूला ये रहा, है ना। उसके बाद हम क्या देखे थे, इंपैक्ट पैरामीटर बी का फॉर्मूला। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं इसमें से, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। क्लोजेस्ट अप्रोच से क्या देखेंगे, एक निकटतम पहुंच की दूरी का एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार है, नॉर्मल सा एक सवाल है। एक क्या है, फॉर्मूला याद करने के बाद उसके कुछ न्यूमेरिकल्स अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमें अच्छे से वो टॉपिक याद हो जाता है। ठीक है, चलिए देखिए क्या लिखा है। एक सम्मुख टक्कर में, मतलब फ्रंट टू फ्रंट अगर कॉलिजन हो रहा है, ठीक है ना, अल्फा पार्टिकल का और किसका, गोल्ड का, आपस में टक्कर हुआ तो अल्फा का जो निकटतम पहुंच की दूरी थी, मतलब क्लोजेस्ट अप्रोच जो था, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, वो कितना है, 4 इंटू 10⁻⁻14 मीटर। ध्यान रखना, यूनिट का ध्यान रखना, मीटर में दिया हुआ है ना। उसके बाद क्या बोला है, और उस अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी कितना निकालना है अपने को। अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी किसमें निकालना है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। इस बात को ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है कि मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है कि जूल में निकालना है कि जुलाई में निकालना है ना। तो वो सब चीजों को ध्यान देना पड़ेगा। गोल्ड की बात हो रही, सोने की बात हो रही है, तो सोने के लिए उसके एटॉमिक नंबर कितना होता है, 79, है ना, 79। तो अब चलो देखते हैं, फॉर्मूला हमारे पास मौजूद है, सॉल्यूशन करते हैं। आर नॉट निकालना है, ठीक है, 1/, अच्छा ये भी ध्यान रखें कि जो 1/4πε0 है, हमें आर नॉट का वैल्यू दिया हुआ है, सॉरी क्या दिया हुआ है, 4 इंटू 10⁻⁻14 मीटर। यूनिट का ध्यान रखें, ठीक है। उसके बाद है 1/4πε0, क्योंकि इसका वैल्यू हमको पता होना चाहिए कितना होता है, 9 इंटू 10⁹। ठीक है। यूनिट क्या हो जाएगा, क्या होगा यूनिट बताओ, जल्दी बोलो इसका यूनिट, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। ये किसका यूनिट होता है, 1/4πε0 का। ठीक है, 9 इंटू 10⁹। हाँ, और z का वैल्यू हमें मालूम है 79 होगा, है ना। और हमें क्या निकालना है, काइनेटिक एनर्जी, हमें एनर्जी निकालना है, और ये जो E है वही काइनेटिक एनर्जी है। तो सॉल्व कर लेते हैं। देखो फॉर्मूला में वैल्यू बस पुट करना है, आर नॉट की जगह पर क्या आ जाएगा, 4 इंटू 10⁻, या फिर एक काम कीजिए, शॉर्ट में निपटाया करो, जैसे इसको पहले चेंज कर लो, आर नॉट, ठीक, और E को इधर ले आओ, इधर ले आए, और आर नॉट को इधर ले आओ, तो फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, है ना, 2ze² अच्छा E का वैल्यू क्या होता है, E का वैल्यू क्या होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ध्यान रखिएगा, है ना। अब हमको ये एनर्जी निकालनी है, काइनेटिक एनर्जी, वैल्यूज पुट करते जाओ। इसका वैल्यू क्या बताया मैं, 9 इंटू 10⁹, ठीक है, इंटू 2, Z का वैल्यू 79, E का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और उसका स्क्वायर, तो स्क्वायर लगा दिया मैं, अपॉन मिला दिया, अपॉन में सॉरी ये आर नॉट था, तो आर नॉट का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 4 इंटू 10⁻⁻14। हाँ, तो इसको पूरा गुना भाग करना, गुना भाग करने के बाद 9.1 इंटू 10⁻13 जूल, ऐसा आंसर आएगा। ठीक है, और अगर जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना है, क्योंकि हमें किससे पूछा गया है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो एक चीज ध्यान रखना, अगर यहाँ पे क्या है आया है 9.1 10⁻13, अगर जूल है तो हम लोग क्या करेंगे, 1.6 10⁻⁻19 का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो जो जूल है ना, जूल वो किसमें बदल जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। किसमें बदल जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। लेकिन हमें किसमें पूछा गया है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, या मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऐसा ही बोलते हैं। ठीक है, उसे तो 19 में क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे,
13 का यूज करेंगे, 1.6 इंटू 10⁻⁻13, 13 का उससे अगर डिवाइड करेंगे तो जूल रहेगा, किसमें बदल जाएगा, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। और डिवाइड करके देखना, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और इसको करके देखना 5 पॉइंट समथिंग आएगा, 5 पॉइंट समथिंग मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप मल्टीप्लाई करके देखना, यही आंसर होगा। और मैं जब आप लोग को रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल पढ़ा रहा था तो वहां बताया भी था कि जो अल्फा पार्टिकल जब निकलता है बिस्मथ से तो उसका जो एनर्जी होता है वो लगभग 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होता है। ठीक है, तो ये हो गया एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन। एक बार दोबारा देख लें। इसको बताने का मेरा उद्देश्य यही था कि बहुत सारे ये जो जूल है उसको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ऐसा पूछा जा सकता है, तो कैसे चेंज करें, कैसे बनाया जाए, उसके लिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कराया गया है। देख लें, इसका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। आपको समझ में आया होगा कि निकटतम पहुंच की जो दूरी है उसमें अगर कोई भी सवाल आता है तो किस प्रकार सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तो अब हम देखेंगे बोर्स एटॉमिक मॉडल। हमारा जे थॉम्सन हो गया, रदरफोर्ड हो गया, अब बोर्स का एटॉमिक मॉडल देखते हैं कि बोर क्या कहता था। ठीक है, बोर का परमाणु मॉडल। ठीक है, बोर का परमाणु मॉडल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें बहुत सारे सवाल बनेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो बोर क्या कहता है, बोर का एटॉमिक मॉडल क्या कहता है, उन्होंने अपने 3 पॉइंट में अपने पूरे थ्योरी को समझाया। पहला, अच्छा आप देखे हैं कि ये नाभिक है, न्यूक्लियस, और उसके चारों तरफ क्या होते हैं, ऐसे ऑर्बिट्स बने होते हैं ऐसे। लेकिन ये समझाने वाली बात ये है कि जो हम ऑर्बिट खींच रहे हैं, ये जो ऑर्बिट खींच रहे हैं, क्या ऐसा ही ऑर्बिट वहां बना रहता है क्या एटम में? नहीं बना रहता, ये इमेजिनरी है, काल्पनिक। इलेक्ट्रॉन जहां पे घूम रहा है उसी को हम बोल देते हैं उसका ऑर्बिट है। ऐसा रास्ता थोड़ी बना हुआ है कि इलेक्ट्रॉन यहीं से घूमेगा। इसका मतलब यहाँ पे, यहां से इलेक्ट्रॉन ऐसे गुजर रहा है, लेकिन ये रास्ता वहां बना हुआ नहीं है ना। तो अब सोचो कि अगर ये वाला रास्ता यहाँ पे नहीं है और इलेक्ट्रॉन इसी को फॉलो कर रहा है, तो इसका मतलब ये जो खाली जगह और है, 2 ऑर्बिट के बीच में खाली जगह इतना सारा बचा हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन को यहां पास भी जाना चाहिए था, क्योंकि रास्ते तो कहीं भी नहीं बने हुए हैं। अगर ये रास्ता बना होता पहले से तो इसी में ट्रैवल करेगा बोलते, ये रास्ता बना हुआ है ये वाला तो इसमें ट्रैवल करेगा बोलते, लेकिन रास्ता कहीं भी नहीं बना हुआ है। लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या करता है, अपना स्पेशल जगह को चुन कर ही घूमता है। मतलब जितने भी पॉसिबिलिटीज है इलेक्ट्रॉन के चक्कर लगाने की, उन सभी पॉसिबिलिटीज को फॉलो नहीं करता है। वो केवल और केवल एक निश्चित, एकदम जहां पे मतलब स्पेसिफिक जगहों पर ही वो क्या करेगा, रिवॉल्व होगा, घूमेगा। ठीक है ना। तो फिर क्या बोला वो, मतलब बोर ने क्या बताया, पहला एक स्टेशनरी स्टेट का थ्योरी दिया, स्टेशनरी स्टेट की परमाणु में इलेक्ट्रॉन सभी संभव है ना कक्षाओं पर नहीं घूमेंगे, वो केवल स्पेशल जगहों पर ही घूम सकते हैं। अर्थात किसी भी इलेक्ट्रॉन का एक स्थायी कक्षा होता है कि एक स्टेशनरी ऑर्बिट होता है जहां पर से इलेक्ट्रॉन घूमेंगे। तो पहला थ्योरी उन्होंने ये बोला। ठीक है, फिर सेकंड में आते हैं, है ना। सेकंड है क्वांटाइजेशन। ठीक है, सेकंड है क्वांटाइजेशन कि इलेक्ट्रॉन जिस भी मतलब इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन्हीं कक्षाओं में घूमेंगे जिनके लिए एंगुलर मोमेंटम, कोणीय संवेग का मान क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल होगा h क्रॉस के या h/2 पाई के। कहने का तात्पर्य यह है कि जो एंगुलर मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम को और क्या बोलते हैं, कोणीय संवेग, कोणीय संवेग। ठीक है, ये क्या होंगे, इसको L से शो करते हैं। ठीक है, L से इंटीग्रल मल्टीपल होंगे h क्रॉस के, h क्रॉस मतलब h/2 पाई के। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में घूमेंगे जिनके लिए एंगुलर मोमेंटम, कोणीय संवेग का वैल्यू h क्रॉस का इंटीग्रल मल्टीपल होंगे, मतलब पूर्ण गुणज होंगे, पूर्णांक होंगे। ठीक है, h क्रॉस किसी भी क्वांटम नंबर का यूनिट होता है, h क्रॉस h/2 पाई। ठीक है, तो सेकेंड टॉपिक ये बोला गया। ठीक है, अब थर्ड में आते हैं। थर्ड टॉपिक, थर्ड में क्या कहा गया कि अगर
एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, मान लो उसका एनर्जी ये फाइनल स्टेट है ना, और एक है इनिशियल स्टेट। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मतलब इस स्टेट में है और इसको छोड़कर अगर यहाँ आएंगे तो फिर वो क्या करेंगे, अपनी एनर्जी एच न्यू को छोड़ेंगे। इसका मतलब किन्हीं भी क्रमागत लगातार है ना जो सीक्वेंस में होंगे 1 by 1, तो दो स्टेट का बीच का जो एनर्जी गैप होगा वो कितना होगा, एच न्यू होगा। मतलब ई फाइनल माइनस ई इनिशियल बराबर हो जाएगा एच न्यू, ठीक है। एच न्यू एनर्जी को छोड़ेंगे तब एक्साइटेड स्टेट से अपने मूल स्टेट है ना, मतलब से अपने जस्ट नीचे वाले स्टेट में आएंगे। दो लगातार स्टेट होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि एक और स्टेट यहाँ पे है और यहां से यहां आएगा तो एच न्यू छोड़ेगा, यहां से यहां तक एच न्यू, तो यहां से यहां में क्या छोड़ेंगे, 2 एच न्यू हो सकता है। इसके बारे में बातें करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। इनमें से भी क्वेश्चन कई बार आ सकते हैं। कैसे आ सकते हैं कि किसी परमाणु के n बराबर 3 कक्षा, n बराबर 3 सेल के लिए, n बराबर 3 सेल के लिए एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, 3h क्रॉस, कितना होगा 3h क्रॉस। ऑप्शन में 3h क्रॉस हो सकता है, और अगर नहीं हुआ तो h क्रॉस का वैल्यू कितना होता है, h क्रॉस का वैल्यू होता है 1.05 10⁻⁻34, लिख लेना आप, ठीक है। तो ये हो गया है ना। तो ये पूरा बोर जो थ्योरी दिए थे एटॉमिक मॉडल के लिए वो ये है। फिर वो ये बोलते हैं कि जितना भी मास है किसी एटम का वो नाभिक में होते हैं, सेंटर पे होते हैं, और इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ एक सर्कुलर पाथ को फॉलो करता हुआ घूमता रहता है, गोल गोल घूमता रहता है। मतलब इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, घूमेंगे ऐसे, ठीक है। लेकिन बोर केवल उन्हीं परमाणुओं को समझा पाया जिनके लिए बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 थी, है ना। मतलब आउटर मोस्ट सेल में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, सिंगल इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। सिर्फ उन्हीं के लिए ही बोर का परमाणु मॉडल सही साबित हुआ, बाकी के लिए थोड़ा सा दिक्कत पैदा हुआ, बहुत सारी चीजों को नहीं समझा पाया, लेकिन काफी सारी चीजों को समझा दिए, है ना, इनके मॉडल ने। तो इनके मॉडल के बारे में और अच्छे से बातें करेंगे, ठीक है। तो इतना है, क्या क्या बात किया, एक स्टेशनरी स्टेट की, इलेक्ट्रॉन कहीं पर भी नहीं घूमेगा, उनका एक स्टेशनरी स्टेट ऑर्बिट होता है, एक स्थायी कक्षा होता है, वही घूमेगा। दूसरा क्वांटाइजेशन, की जो भी इलेक्ट्रॉन जिस भी कक्षा में घूम रहा है उसके लिए एंगुलर मोमेंटम जो होगा, एंगुलर मोमेंटम वो किसी एच क्रॉस का इंटीग्रल मल्टीपल होंगे, एच क्रॉस का इंटीग्रल मल्टीपल। एन का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, एन का वैल्यू यहाँ पे एन का वैल्यू हो सकता है, एन का वैल्यू 0 हो सकता है, क्या नहीं 1 2 3 ऐसा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये है दूसरा। तीसरा क्या बोला गया कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट से, है ना, मतलब किसी फाइनल स्टेट से एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आता है तो एच न्यू एनर्जी को रिलीज करेगा तभी नीचे आएगा। अगर एच न्यू एनर्जी को रिलीज नहीं करेगा तो फिर नीचे नहीं आ सकता। तो ये इस प्रकार है। कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर अपने स्टेट में अपने ऑर्बिट में घूम रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में घूम रहा है तो कोई भी एनर्जी रिलीज नहीं करेगा। रदरफोर्ड बता रहा था ना, रदरफोर्ड क्या बोल रहे थे कि इलेक्ट्रॉन अगर घूम रहा है तो अपने एनर्जी को छोड़ेगा, है ना। लेकिन बोर क्या बोले कि अगर इलेक्ट्रॉन अपने स्टेट में अपने कक्षा में अपने ऑर्बिट में घूम रहा है तो कोई भी एनर्जी रिलीज नहीं करेगा। वो एनर्जी रिलीज तभी करेगा जब वो किसी एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट पर आएगा, तभी एनर्जी रिलीज करेगा। या किसी भी स्टेट से अपर स्टेट से लोअर स्टेट में जाएगा तो एनर्जी रिलीज करेगा। और अगर लोअर स्टेट से अपर स्टेट में जाना है इलेक्ट्रॉन को, तो उसके लिए इलेक्ट्रॉन को हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है बोर का। अब इन्हीं कॉन्सेप्ट में बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्यूशन हमें करना पड़ेगा। तो आइए आगे इसके सॉल्यूशंस को देखते हैं, ठीक है। तो हम लोग रदरफोर्ड का इम्पैक्ट पैरामीटर, बोर मॉडल, ये सारा चीज देख लिए थे। अब बोर मॉडल में हम कुछ आगे बढ़ते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ चलते हैं। रेडियस क्योंकि बोर ने क्या बोला कि जितने भी एटम होते हैं उनके जो ऑर्बिट होते हैं वो सर्कुलर होते हैं, ठीक है। तो उनके हिसाब से अगर सर्कुलर होते हैं तो फिर उसका रेडियस होता होगा। उन सर्कल में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन को कुछ वेलोसिटी होता होगा। अगर वेलोसिटी है, उनके पास स्पीड है, तो बिना एनर्जी का तो स्पीड आएगा नहीं, तो कुछ एनर्जी भी होता होगा, पोटेंशियल एनर्जी भी होता होगा, काइनेटिक एनर्जी भी होता होगा, टोटल एनर्जी भी होता होगा। तो इन सारे एनर्जीज के बारे में, वेलोसिटी और रेडियस के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम इक्वेशन निकाल लेते हैं रेडियस के बारे में, ठीक है। अच्छा, अगर मैं रेडियस निकालूं तो किसका निकालूंगा, रेडियस ऑफ
nth एटम, सॉरी nth ऑर्बिट, मैं किसका निकाल रहा हूँ, nth ऑर्बिट का। उसके बाद पेपर में एग्जाम में हमें किसी भी ऑर्बिट का पूछेगा, है ना, पूछा जाएगा तो n की जगह वैल्यू रख पुट कर देंगे बस, कि फर्स्ट ऑर्बिट का है तो n का वैल्यू 1, सेकेंड ऑर्बिट का है तो n का वैल्यू 2। ठीक है, तो देखते हैं। तो जो बोर हैं, है ना, बोर थे, वो किसके बारे में बताए थे हमें, एक ऐसे एटम के बारे में, मतलब उनका एटॉमिक मॉडल काम आया जिनके आउटर मोस्ट सेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन हो, ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं, सिर्फ और सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन हो, एक इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में। जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल दूं, जैसे लिथियम है, तो लिथियम में कितना होता है, 3 होता है ना, तो इसके अगर दो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया जाए तो एक बचेगा आउटर मोस्ट सेल में, तो लास्ट में जब एक बचेगा तभी इसमें एटॉमिक मॉडल बोर का फॉलो होगा, अदरवाइज ये नहीं करेगा फॉलो। ठीक है, इसी प्रकार बेरिलियम में कितना होना चाहिए, तीनों, क्योंकि इसका 4 होता है तो इसके 3 बाहर निकालने चाहिए ताकि इसके आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन बचे। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर ये बेरिलियम है, बेरिलियम के आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें कितने प्रोटॉन होंगे, इसमें होंगे 4 प्रोटॉन होंगे। अच्छा, ई मतलब होता है चार्ज, चार्ज को ई से शो करते हैं, आप लोग खुद पता है, ई का वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, तो ई किसको शो करता है, चार्ज को शो करता है। ठीक है ना, और 4 क्या है, संख्या। अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, प्रोटॉन है तो प्लस लिख दूंगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है तो माइनस लिख दूंगा। ठीक है, बातें क्लियर है। तो आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कितना है, 4 प्रोटॉन है। अगर मैं रैंडम किसी भी दूसरे एटम की बात करूं तो 4 की जगह क्या यूज करूंगा, Z इज अ एटॉमिक नंबर। ठीक है, और Z क्या शो कर रहा है, ध्यान रखना, Z न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन को शो कर रहा है, कितने प्रोटॉन न्यूक्लियस में है, नाभिक के अंदर है। ठीक है, तो इसी थ्योरी के तहत हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें कुछ और बात कर लेते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है, कोलंबियन फोर्स क्या बोलता है कि प्लस और माइनस के बीच क्या लगना चाहिए, अट्रैक्टिव फोर्स लगना चाहिए, उसके हिसाब से दोनों का आपस में आकर चिपक जाना चाहिए, लेकिन चिपकता नहीं है। जैसे पृथ्वी के चक्कर चंद्रमा लगा रहा है, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच क्या लग रहा है, अट्रैक्टिव फोर्स, लेकिन चंद्रमा आकर चिपकता है क्या, नहीं चिपकता। अब थोड़ा इसके बारे में सुन लीजिए। जैसे रबर है, रबर में हम क्या करते हैं, छोटा सा पत्थर बांध देते हैं। ठीक है, अब पत्थर को, अब मान लो रबर की लंबाई इतनी है, अब पत्थर को पकड़े और रबर के दूसरे सिरे को पकड़े और ऐसे खींचोगे तो क्या होगा, आपके हाथ और ये पत्थर के बीच क्या लगने वाला है, अट्रैक्टिव फोर्स लगने वाला है। अब जैसे ही पत्थर को छोड़ोगे, फुल स्पीड से आकर क्या करेगा, हाथ को, आपके पंजे को हिट करेगा। ठीक है ना, लेकिन अब खींचो मत, अब क्या करो, छोड़ दो, तो यहाँ पे लटकते रहेगा पत्थर। अब जैसे ही घुमाना शुरू करोगे तो जो पत्थर है और हाथ है, उसके बीच जो रबर की लंबाई इतनी थी, वो धीरे धीरे बढ़ने लगेगी, धीरे धीरे बढ़ने लगेगी अगर आप ऐसे जोर से घुमाने लगोगे। अभी भी देखो, रबर का लंबाई बढ़ा हुआ है, लेकिन वो गोल घूमने की वजह से पत्थर आपके हाथ के पास नहीं आ रहा है। जब तक वो गोल घूमता रहेगा, सर्कुलर मोशन करता रहेगा पत्थर, तब तक वो पत्थर आपके हाथ में आकर नहीं चिपकेगा। इसका मतलब कौन सा फोर्स लग रहा था, रबर जब दूर हुआ आपके हाथ से तो अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा था पत्थर और आपके हाथ के बीच, लेकिन चूंकि वो गोल गोल घूम रहा है तो वही अट्रैक्टिव फोर्स, है ना, सेंट्रीपिटल फोर्स में कन्वर्ट हो गया और उसे गोल गोल घुमा रहा है। जब गोल घूमना, सर्कुलर पाथ में मोशन करना बंद कर देगा पत्थर, तब आकर आपके हाथों में चिपक जाएगा। जिस प्रकार से चंद्रमा अगर चक्कर लगाना बंद कर दे पृथ्वी का, तो पृथ्वी और चंद्रमा आपस में चिपक जाएंगे। ठीक है, तो उसी प्रकार इन दोनों के बीच क्या लग रहा है, कोलंबियन अट्रैक्शन फोर्स लग रहा होगा। ठीक है, तो वही अट्रैक्शन फोर्स, जो अट्रैक्टिव फोर्स दोनों के बीच लग रहा है, वही फोर्स क्या दे रहा है, इलेक्ट्रॉन को सेंट्रीपिटल फोर्स में कन्वर्ट कर दे रहा है और इलेक्ट्रॉन को लगातार गोल गोल घुमाया जा रहा है। इस प्रकार जो कोलंबियन फोर्स था वो किसमें कन्वर्ट हो गया, सेंट्रीपिटल फोर्स में। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा भाई, पूरा प्रूफ करना है अच्छे से। आप लोग को ये बातें समझ में आ गई कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ना, सेंट्रीपिटल फोर्स वो किससे मिला, कोलंबियन फोर्स से मिला कि नहीं मिला, है ना, कोलंबियन अट्रैक्टिव फोर्स। ठीक है, अच्छा, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, mv/mv²/r। अच्छा, ध्यान से देखिए, ये बना दिया हूं डायग्राम। अच्छा, ये रैंडम किसी भी एटम की बात कर रहा हूं, तो किसी भी एटम की बात करूंगा तो हमको क्या मालूम, नंबर ऑफ
प्रोटॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें नहीं मालूम, तो मैं कौन सा यूज कर लिया, Z यूज कर लिया। लेकिन हमें ये मालूम है कि आउटर मोस्ट सेल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होंगे, ये हमको मालूम है। लेकिन हमें ये नहीं मालूम कि वो जो आउटर मोस्ट सेल है वो कौन सा ऑर्बिट है, पहला ऑर्बिट है कि दूसरा ऑर्बिट है कि तीसरा ऑर्बिट है, हमें नहीं मालूम। हम रैंडम एटम उठाए हैं तो उसके आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन कितने ऑर्बिट हैं ये हमें नहीं मालूम, है ना। तो मान लेते हैं nth ऑर्बिट, टोटल कितने ऑर्बिट हैं, nth ऑर्बिट, और लास्ट वाला ऑर्बिट कौन सा हुआ, nth। ठीक है, तो ये कौन सा ऑर्बिट है, nth ऑर्बिट है, और यहाँ न्यूक्लियस से उसके बीच की डिस्टेंस कितना मान लो, रेडियस है, nth ऑर्बिट का रेडियस। क्लियर बात। तो यहां मैं क्या यूज करूंगा, n यूज करूंगा। वेलोसिटी, हर एक ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी अलग अलग होता है, इसलिए nth ऑर्बिट का वेलोसिटी को मुझे शो करने के लिए v को मैं vn लिख देता हूं। ठीक है, vn, nth ऑर्बिट का वेलोसिटी। कोलंबियन फोर्स का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बाई r स्क्वायर, तो r का स्क्वायर। अब ध्यान देना, Q1 मतलब एक चार्ज, कौन सा चार्ज है यहाँ पे, Jd, कौन सा चार्ज है, प्लस Jd, तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, प्लस Ze। लेकिन प्लस में लिखने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि जो फोर्स होता है वो कैसा होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है, और वेक्टर क्वांटिटी में चिन्ह को लेने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है ना, ध्यान रखना। तो Jd इंटू E, ठीक है, बातें क्लियर है। और R का क्या यूज करूंगा मैं, R का n। ध्यान से देखिए, ये क्या हो जाएगा, m vn का स्क्वायर, इस Rn को इस साइड ला लीजिए, Rn का स्क्वायर, है ना, और इस Rn को इधर ले जाइए, तो क्या हो जाएगा, Rn Z E स्क्वायर, ये देखो Z स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Rn इधर जा चुका है, ये Rn इधर आ चुका है, क्यों नहीं काटा, कोई फायदा नहीं, बाद में फिर मल्टीप्लाई करना ही पड़ जाता है ना। फिर ध्यान से देखिए, क्या मैं ऐसा कर सकता हूं, क्या ये m है, मैं इस तरफ एक तो m का मल्टीप्लाई कर देता हूं, एक m के जब मल्टीप्लाई किया और एक m के इधर, तो ये क्या हो जाएगा, m स्क्वायर। ठीक है, ये देखो, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो। अच्छा, बोर का, है ना, जो बोर थे जिनके मैं आपको 3 लाइन बताया हूं, है ना, 3 पॉइंट बताया हूं, तो बोर सेकेंड पॉइंट, जो सेकेंड पॉइंट आपको बताया था, याद आ रहा है कि जो एंगुलर मोमेंटम होगा, एंगुलर मोमेंटम किसको बोलते हैं, mvr को, है mvr, मैं vn और rn यूज कर लेता हूं, mvr, वो एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, h/2 पाई का पूर्ण गुणज होगा, इंटीग्रल मल्टीपल होगा, मतलब n, है ना, बातें क्लियर है। तो mvn rn के जगह मैं ये यूज कर सकता हूं। अच्छा, अगर इसको मैं स्क्वायर कर दूं, l का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, m स्क्वायर vn स्क्वायर rn स्क्वायर, इधर क्या हो जाएगा, n, और अच्छा उधर लिखता हूं, आपको दिखाई नहीं देगा कैमरे में। चलिए, इस वैल्यू को मैं सीधे यहां पुट करता हूं, चूंकि इसका यहाँ पे स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन कहाँ गया, 2 पाई, मतलब 4 पाई स्क्वायर, और इस साइड क्या है देखिए, rn, यहाँ पे देखिए m z स्क्वायर अपॉन 2 पाई, 2 पाई नहीं, सॉरी, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ देख लीजिए, 4 और ये 4 कटेगा, और ये एक तो पाई और एक तो पाई कटेगा, बात क्लियर है। इस Rn को यहीं रहने दो, है ना, क्योंकि हम किसके लिए फॉर्मूला निकाल रहे हैं, रेडियस के लिए, तो Rn को यहीं रहने दिए, ठीक है ना। अब इस साइड को, इस साइड क्या है देखिए, n स्क्वायर है, h स्क्वायर भी है, और ये नीचे का एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा, तो एप्सिलॉन का नॉट अपॉन में यहाँ पे क्या बचा है, पाई, और इधर का है एम जेड स्क्वायर, कहाँ जाएगा, नीचे, ये देखिए एम जेड स्क्वायर नीचे आ गया पाई के साथ, ठीक है। अब एप्सिलॉन नॉट यहाँ चला गया एन स्क्वायर एच स्क्वायर के साथ, और आर यहाँ बचा हुआ है, ठीक है। ये फॉर्मूला आप याद रखना, ये फॉर्मूला क्या फॉर्मूला है, ये रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट है ये, ठीक है ना। यहाँ पे अगर मैं लिख दूं छोटा सा, तो ये क्या है, ये रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, ठीक है, ऑफ एनी एटम जिसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है ना। बातें यहां तक क्लियर है, आगे बढ़ूं, और देखिए ध्यान से, है ना, अभी तक ये मैं रैंडम एटम की बात कर रहा था, लेकिन बोर किनके लिए बताए हैं, बोर जो है हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे थे। तो अगर मैं हाइड्रोजन एटम की बात करूं, तो यहाँ पे देखिए 4 हाइड्रोजन एटम,
हाइड्रोजन एटम के लिए क्या होगा, हाइड्रोजन एटम कैसे होता है, 1H1, मतलब Z का वैल्यू क्या हो जाएगा इसके लिए 1, और N का वैल्यू भी क्या हो जाएगा 1। वैल्यू अगर यहाँ पुट कर दें तो ये क्या हो जाएगा 1। अच्छा, N का वैल्यू 1 मतलब फर्स्ट ऑर्बिट, N इक्वल 1 मतलब फर्स्ट ऑर्बिट, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। 1 इज इक्वल, अच्छा हाइड्रोजन के लिए है तो मैं ऐसा कर दूं क्या, फर्स्ट ऑर्बिट हाइड्रोजन एटम का रेडियस, ठीक है। तो ये N की जगह क्या हो जाएगा 1, तो लिखने की जरूरत मुझे नहीं है, सिर्फ H स्क्वायर अब साइलेंट नॉट अपॉन में पाई m ई स्क्वायर, जेड का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। इसी को क्या मानते हैं ए नॉट, इसी क्या मानते हैं ए नॉट है ना। तो R1H का वैल्यू जब इसको गुना भाग करते हैं तो 0.529 एंगस्ट्रॉन्ग इसका वैल्यू आता है। लगभग इसको हम 0.53 एंगस्ट्रॉन्ग मान सकते हैं, ठीक है। और इसी को ए नॉट बोलते हैं, इसी क्या बोलते हैं ए नॉट। इस लाइन को याद रखना भाई, ठीक है, उसी क्या बोलते हैं ए नॉट को नाम दिया गया बोर रेडियस। क्या दिया गया, बोर रेडियस। और बोर रेडियस मतलब क्या, किसका रेडियस है ये, हाइड्रोजन एटम का फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस, हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस को ही बोर रेडियस कहते हैं, जिसका वैल्यू 0.529 एंगस्ट्रॉन्ग या लगभग 0.529 को मैं 3 कर दिया, 3 एंगस्ट्रॉन्ग, ठीक है ना। अगर इस वैल्यू को, मतलब इसका वैल्यू क्या है ए नॉट, उसको अगर मैं यहाँ पे रख दूं, ठीक है ना, इसको अगर मैं इक्वेशन सेकेंड मान लूं तो देखिएगा ना ध्यान से, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड क्या हो जाएगा, यहां पे देखना एन स्क्वायर और जेड स्क्वायर, एन स्क्वायर को छोड़ दो तो एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट पाई m ई स्क्वायर, एन स्क्वायर जेड को छोड़कर बाकी जो बचा वही तो ए नॉट है ना। ये लो, ये निकल गया। ये वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए और ये वाला फॉर्मूला भी, अगर ये नहीं हुआ तो इससे बन जाएगा, क्योंकि आपको ए नॉट का वैल्यू मालूम है, ठीक है। तो ये भी किसका फॉर्मूला है, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। बातें क्लियर है, यहां तक क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। ये लो, अब इसी प्रकार आप किसी का भी निकाल सकते हो, किसी का भी। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है ना, एग्जांपल लिथियम 2+, लिथियम का 3 होता है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, लिथियम के पास 3 होते हैं इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना पड़ेगा क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन बचना चाहिए, ठीक है। तो लिथियम 2+, तो ये कैसा है, हाइड्रोजन लाइक एटम। क्या है ये, एक्चुअल में हाइड्रोजन लाइक एटम। जितने भी हाइड्रोजन जैसे एटम होंगे उन सब के लिए बोर का एटॉमिक मॉडल प्रूव कर सकते हैं अपन, ठीक है ना। तो लिथियम 2+, तो लिथियम के लिए अगर मैं देखूं रेडियस निकालूं तो जेड का वैल्यू क्या हो जाएगा। मैं बार बार क्या बोल रहा हूं कि 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो एक बचा, ऐसा नहीं करना है। न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन हैं उनकी संख्या देखना है। लिथियम के एटॉमिक नंबर 3 होता है, तो न्यूक्लियस में 3 ही प्रोटॉन होंगे, तो जेड का वैल्यू क्या हो जाएगा 3। और हम कौन सा ऑर्बिट के निकाल रहे हैं 1 2 3, तो मैं बोलता हूँ कि n का वैल्यू 1 मान लो, ठीक है। तो ये देखो 1, तो वैल्यू पुट करो, तो मैं रेडियस निकाल रहा हूँ फर्स्ट ऑर्बिट का, किसके लिए, लिथियम के लिए, है ना। तो लिथियम या फिर लिथियम प्लस प्लस के लिए तो क्या हो जाएगा n स्क्वायर, तो 1 होगा, तो मतलब ए नॉट, और z का वैल्यू 3, मतलब कि 0.529/3, है ना। कितना आ जाएगा वैल्यू बताओ तो जरा, 0.1, है ना, ऐसे कुछ आएगा, ठीक है। आगे भी कुछ आएगा। तो ये किसका रेडियस होता है, लिथियम का। तो इस प्रकार आप किसी का भी रेडियस निकाल सकते हैं। इसी प्रकार ये तो पहला हो गया, है ना। दूसरा देखें, मैं रेडियस निकाल रहा हूं किसका, सेकेंड ऑर्बिट, किसका, हाइड्रोजन का सेकेंड ऑर्बिट। देखो फर्स्ट ऑर्बिट का निकाल चुका हूं, सेकेंड ऑर्बिट, जेड का वैल्यू हमेशा 1 ही रहेगा। सेकेंड ऑर्बिट के लिए एन का वैल्यू क्या हो जाएगा 2, तो एन की जगह क्या रख दो 2, तो क्या हो जाएगा 4a0। ये किसका रेडियस निकल गया, सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, जेड का वैल्यू 1 होगा। इसी प्रकार अगर मैं तीसरे ऑर्बिट का निकालूं, किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए, तो क्या हो जाएगा 3 3 9, मतलब 9a0, क्योंकि जेड का वैल्यू क्या है 1 है, तो ये निकल गया तीसरे ऑर्बिट का। अगर इसी को मैं डायग्राम बनाकर आपको दिखाऊं तो ये हो गया न्यूक्लियस, ठीक है। और ये मान लो पहला ऑर्बिट, ये सेकेंड ऑर्बिट और ये थर्ड ऑर्बिट। तो फर्स्ट ऑर्बिट का जो रेडियस था
वो कितना था, ए नॉट। अभी हम निकाले थे फर्स्ट ऑर्बिट का ए नॉट, सेकेंड ऑर्बिट का देखो तो जरा, सेकेंड ऑर्बिट का कितना हो गया, 4 ए नॉट, है ना, ये निकाले हैं। थर्ड का क्या हो गया देखना जरा, थर्ड का हो गया 9 ए नॉट, ठीक है, 9 ए नॉट। तो ये समझ में आ रहा है, किसी भी ऑर्बिट का रेडियस हम निकाल सकते हैं। इसी को अगर मैं थोड़ा सा और बदल दूं तो ध्यान से देखिएगा, है ना, इसमें क्या है, अगर आपको डिस्टेंस पूछ दे, मैं क्या देखना, डिस्टेंस में जो भी पॉसिबिलिटीज है क्वेश्चन पूछने के, वो सारे पॉसिबिलिटीज आपके सामने रख दे रहा हूं। इतने पॉसिबिलिटीज में ऐसा नहीं है कि इसमें कोई भी क्वेश्चन आएगा सारे आपसे बन जाएंगे, इससे ज्यादा कोई पॉसिबिलिटीज हो नहीं सकती अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है। तो डिस्टेंस बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है। तो हाइड्रोजन एटम के सेकेंड और थर्ड ऑर्बिट, सेकेंड मतलब n का वैल्यू 2 और थर्ड मतलब n का वैल्यू 3, ठीक है। तो ऑर्बिट के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, तो खुद बताइए, है ना, आपको ये मालूम है। अगर मैं डिस्टेंस को नाम दे दूं d, किस किस के बीच का, 2 और 3 के बीच का, 2 और 3 के बीच का, तो कैसे करते हैं, इसका रेडियस ले लेते हैं। रेडियस किसका, तीसरे वाले का रेडियस माइनस दूसरे वाले का रेडियस, क्योंकि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बताना है हमको। यहां से यहां लेकर यहां तक पूरा पता है, और यहां से लेकर यहां तक पूरा पता है, तो इतना में इतना को माइनस कर दूंगा तो दोनों के बीच का डिस्टेंस मालूम चल जाएगा ना। तो क्या हो जाएगा देखो, 9 ए नॉट माइनस 4 ए नॉट, कितना आया, 5 ए नॉट। ये हो गया डिस्टेंस 3 और 2 का, मतलब तीसरा और दूसरा का, ठीक है। सिमिलरली इसी प्रकार मैं दूसरों का भी निकाल सकता हूं, किसी का भी निकाल सकता हूं। जैसे देखना, मैं 3 और 2 का निकाला, अभी निकालता हूं 1 और 2 का, ठीक है ना, डिस्टेंस पहला और दूसरा का। तो इतना माइनस इतना करूंगा, कितना बचेगा, 3 ए नॉट। इसी प्रकार मैं डिस्टेंस निकाल देता हूं पहला और तीसरा का, मतलब तीसरा माइनस पहला, तो 9 माइनस 1 कितना बचेगा, 8 ए नॉट। ये देखो ये भी आ गया, ठीक है। अगर आपको रेशियो पूछा जाए, रेशियो कि पहला और तीसरा का, ऐसा ऐसा पूछेगा, है ना, पहला और दूसरा का, या दूसरा और तीसरा का, और तीसरा और पहला का, जो डिस्टेंस है दोनों उन लोगों के बीच का, उनका रेशियो क्या होगा। देखो रेशियो अभी निकाल देता हूं मैं, पहला और दूसरा कौन सा, ये है 3:2 रेशियो, क्या निकाल रहा हूं, रेशियो, ठीक है। तो पहला और दूसरा का, है ना, उसके बाद दूसरा और तीसरा का, उसके बाद तीसरा और पहला का, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देखिए सबका ए नॉट क्या हो जाएगा, कट जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा 3 रेशियो 3:2 का क्या है देखो, तो 3:2 का 5, ठीक है, और 1:3 का है 8। ए नॉट को लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये क्या निकल गया, रेशियो भी निकल गया। ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, जो भी चीज नॉलेज है यहाँ पे रेडियस के बारे में पूरा चीज बता रहा हूँ। अब फाइनल चीज, लास्ट चीज, है ना, देखो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, इस इक्वेशन थर्ड से देखना, यहां से देखना ना ध्यान से, कि आप देख पा रहे हो कि जो रेडियस है nth ऑर्बिट का, वो n स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है और z के एंटी प्रोपोर्शनल है, क्योंकि a नॉट तो कांस्टेंट है, n स्क्वायर प्रोपोर्शनल है और z के, बातें क्लियर है, क्लियर होगी मेरे हिसाब से, ठीक है। तो ये वाला चीज भी आपको ध्यान रखना है। अब इसके अलावा आपको इस रेडियस वाले टॉपिक में कोई भी परेशानी होता है तो कमेंट करें, मुझसे पूछें, है ना, मैं आपको दोबारा सॉल्व करके बता दूंगा आगे। और मेरे हिसाब से किसी भी हाइड्रोजन एटम या हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए जो रेडियस का फॉर्मूला हो सकता है, या जितने भी सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं, वो इनमें सारे टॉपिक सॉल्व हो जाएंगे रेडियस का। इसके बाद हम चलेंगे वेलोसिटी की तरफ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए, तो यहाँ तक देख लिए, रेडियस भी आप समझ गए होंगे। अब थोड़ा देख लेते हैं वेलोसिटी के बारे में, कि इलेक्ट्रॉन अगर किसी भी ऑर्बिट में घूमेगा तो कितने स्पीड से घूमेगा, कितनी वेलोसिटी से घूमेगा। तो हम क्या देखने वाले हैं अभी, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन nth ऑर्बिट, ठीक है।
कि nth ऑर्बिट में उसका वेलोसिटी कितना होगा। nth ऑर्बिट में अगर मालूम चल गया तो पहला, दूसरा, तीसरा किसी का भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अभी जस्ट थोड़ा देर पहले देखे थे आप लोग, है ना, क्या बताया था मैं, एंगुलर जो मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम L क्या होता है फॉर्मूला उसका, L इक्वल टू एम वी एन आर एन, ठीक है। V और R जो है nth ऑर्बिट के लिए है, फॉर्मूला क्या होता है NH/2π, आप सभी को मालूम है। यहाँ से वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला निकाल के देखो तो क्या आएगा, Vn इज इक्वल टू, ये n है ना, NH/2π, और Rn कहाँ जाएगा, बटे में, m भी कहाँ जाएगा, बटे में, नीचे में Rn, ठीक है। तो ये निकल गया वेलोसिटी। लेकिन इतना ही नहीं, अभी आगे और है। आप लोग को बोला था मैं कि रेडियस का जो फॉर्मूला है उसको याद रखना। क्या था फॉर्मूला, n² h² ε0/π/m/z का स्क्वायर। आप सभी को याद होगा, अभी जस्ट तो पढ़े हैं। वैल्यू यहाँ पुट कर दो Rn के जगह पे, तो देखना मैं क्या लिख रहा हूँ, Vn इज इक्वल टू, मैं इस वैल्यू को यहाँ पुट कर रहा हूँ, ठीक है ना। Vn इज इक्वल टू NH/2πm, ठीक है, NH/2πm। अब बचा क्या, Rn का वैल्यू ये क्या है, ये है। इसको मैं यहाँ पे रखूँगा ऐसे, तो पलटा कर ऐसे लिख दूँ डायरेक्ट मल्टीप्लाई में, तो जो नीचे है वो कहाँ चल देगा, ऊपर में, ठीक है, और ये ऊपर वाला नीचे में। बातें क्लियर है, जो भी कट रहा है काट डालो, m और m कट रहा है, पाई और पाई कट रहा है, और कुछ कट रहा है क्या, एक n और एक n कट रहा है, एक h और एक h कट रहा है। बाकी जो बचा उसको लिख लो, क्या हो जाएगा, Vn इज इक्वल टू, क्या बचा ऊपर में देखो तो, ZD² अपॉन, यहाँ क्या बचा, 2NH/0, है ना, 2NH/0। सही लिखे ना, गलत तो नहीं लिखे हैं, देख लो। ये निकल गया वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला। ध्यान रखना, ये वेलोसिटी हो गया। मैं Rn का वैल्यू इसको यहाँ पे रखा हूँ, तो ये वाला जो है नीचे में आएगा और ये वाला पलट कर ऊपर, ठीक है। जो कट रहा था काट डाले, जो बचा उसको लिख लिए। यहाँ तक हो गया क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं इसी में थोड़ा सा और। अगर बोला जाए तो यही है, 1 सेकेंड, है ना, एक सेकेंड काट, तो कुछ गड़बड़ा ऐसा लगता है। मत रो, कुछ मत कर, चल रहा है अभी, हाँ मत कर कुछ, काट दूंगा यहाँ तक वीडियो को मैं। सही तो बताया हूँ, बोले गलत है, इसकी कर दो तो। अब यहाँ से यहाँ तक फिर से बताना पड़ेगा, क्योंकि वीडियो वहाँ से काटूंगा ना। फिर से शुरू करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ तक दे डाले कि बोर एटॉमिक मॉडल में कि किसी भी ऑर्बिट का रेडियस कैसे निकाला जाए, वो हो गया। अब हम देखते हैं कि वेलोसिटी कैसे निकाला जाए, क्योंकि अलग अलग ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स का जो स्पीड होता है, वेलोसिटी होता है, वो अलग अलग होता है, ठीक है। निकालते हैं। अभी जस्ट आप लोग को मैं बोला था कि एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है ना, आप सभी देखे भी थे। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, L इक्वल टू एम वी एन आर एन इज इक्वल टू क्या होता है, NH×, मतलब H/2π। वेलोसिटी को यहीं रहने दो और उसको उस तरफ ले जाओ, नीचे में क्या हो जाएगा, NH/2πm और ये Rn, ठीक है ना, ये हो गया। अब रेडियस का वैल्यू क्या होता है, आप सभी को मालूम है, आपको याद करने बोला था, n² h²πm/z², ठीक है। ये हो गया रेडियस का फॉर्मूला। इसको मैं कहाँ रखूँगा, इसके जगह पर। तो देखिए, ये वाला हिस्सा यहाँ पे आएगा और ये वाला हिस्सा पलट कर ऊपर, ठीक है। मैं इस वैल्यू को यहाँ पुट कर रहा हूँ, देखते जाओ बस। वेलोसिटी इज इक्वल टू NH/2πm हो गया, इंटू R का वैल्यू रखूँगा, पलटा दूंगा सीधा इसको, क्या हो जाएगा देखना, πm/z² n²h²ε0। m कट रहा है काट डाले, पाई कट रहा है काट डाले, ठीक है। एक n और एक h कट रहा है, तो एक n और एक h को काट दिए। जो बचा उसको लिख लेते हैं। क्या बचा, Vn इक्वल टू, यहाँ क्या बचा, कुछ नहीं, बस ZD² बचा है, तो ZD का स्क्वायर अपॉन यहाँ क्या बचा, 2NH
एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये देखिए ये है वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला। अगर इसी को और अच्छे से देखोगे तो कैसा हो जाएगा देखना, वी एन जो वेलोसिटी होता है nth ऑर्बिट का वो एटॉमिक नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और देखो ये h है ना, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n के एंटी प्रोपोर्शनल होता है। मिला दिखा सभी को अच्छे से, क्लियर है? तो ये हो गया वेलोसिटी। इसी को थोड़ा सा और देखता हूँ। अभी तक जो बोर थे वो हाइड्रोजन एटम के बारे में बता रहे थे, तो हाइड्रोजन एटम के लिए क्या हो जाएगा देखना, फॉर हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के लिए अगर मैं वेलोसिटी निकालूँ तो मैं यहाँ से निकालता हूँ देखना। हाँ, मैं निकाल रहा हूँ। अच्छा, हाइड्रोजन एटम के लिए क्या होता है, z=1 और n=1, क्योंकि फर्स्ट ऑर्बिट के लिए देख रहा हूँ कि हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का स्पीड कितना होगा। तो देखिए यहाँ पे देखना, वेलोसिटी निकाल रहा हूँ हाइड्रोजन एटम का, तो v1h लिख दिया मैं, फर्स्ट ऑर्बिट और हाइड्रोजन एटम का। n का वैल्यू क्या होता है 1, तो क्या बचेगा यहाँ पे, सिर्फ h बचेगा। फिर यहाँ क्या दिख रहा है, 2 पाई m, और ये जो Rn है उसको मैं क्या लिख दूंगा, R1 ऑर्बिट h, है ना। जो रेडियस है वो फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस होगा ना हाइड्रोजन एटम का। और इसका आंसर आपको मालूम है क्या होता है, बताइए तो जरा, v1h = h/2 पाई m, और इसका वैल्यू होता है a0, है ना। बोर रेडियस मालूम है ना। अगर इसका वैल्यू मैं निकाल दूं अच्छे से तो कैसा होगा, h का वैल्यू होता है 6.6 10⁻34/2, पाई का वैल्यू 3.14, m का वैल्यू 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम, और a0 का वैल्यू 0.53 एंगस्ट्रॉन्ग। एंगस्ट्रॉन्ग मतलब 10⁻10 मीटर। ठीक है, इन सब को सॉल्व करके देखना आप, सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा वैल्यू, 2.17 × 10⁻6, यही आएगा मीटर पर सेकेंड, ये वाला वैल्यू आएगा। ये देखो, देख पा रहे हो कि जो इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट में, पहले ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका स्पीड देखो कितना होता है, 2 लाख मीटर पर सेकेंड, है ना। 2 लाख ही तो होगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। ठीक है, तो 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड ऐसे घूमता है इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर दूं, अगर देखते जाना। हाँ, मैं अभी क्या बताने वाला हूं, ध्यान से देखना। फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट शब्द एक आता है, उसका वैल्यू एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए मैं इसको थोड़ा क्लियर कर रहा हूं, ध्यान से देखना। 217 × 10⁻6, मैं क्या कर रहा हूं, इसमें 3 × 10⁸ अपॉन 3 × 10⁸, मैं बस ऊपर नीचे इसका मल्टीप्लाई कर दिया, गुना कर दिया। ठीक है, अब इससे ये 3 × 10⁸, इतना क्लियर है। अब देखना, ये पूरा गया, इसका कितना बचेगा, 2 बचेगा। और जब 2.17 से 3 को डिवाइड करोगे ना तो कितना आता है, 1.37 समथिंग, मतलब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो। और यहाँ कितना बचा है, 10 का स्क्वायर। ये 3 × 10⁸ को मैं c लिख सकता हूँ, स्पीड ऑफ लाइट। और 1.37 को अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करूँगा तो हो जाएगा 137। देख लीजिए क्या आ रहा है, ध्यान से देखना। फर्स्ट ऑर्बिट का, हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट का ये वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी ही तो है। ठीक है, ये देखो ऐसा। और इसको और कैसे लिख सकते हैं, v1h = c अल्फ़ा। क्या लिखेंगे, c अल्फ़ा, है ना। जहाँ अल्फ़ा बराबर क्या हो जाएगा, 1/137। 1/137 को अल्फ़ा बोलते हैं, और इसी को ही बोलते हैं फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट। अगर मान लो क्वेश्चन आ जाए तो ध्यान रखना, ये सब गुना भाग नहीं करोगे चलेगा, जो चीज़ मेन चीज़ है वो याद होना चाहिए, फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट। ठीक है, अब ध्यान से देखना कहाँ गया वो मेन फॉर्मूला, कहाँ गया, ये कहाँ गया, ये है ना। ये देखो v1h = h/2 पाई m R1h। ठीक है, ध्यान रखना। यहाँ वैल्यूज़ को पुट कर दूं, अगर वैल्यूज़ को वापस पुट कर दूं यहाँ से तो क्या हो जाएगा, nth वाला कहाँ है जी, nth वाला ये है, n वाला, है ना। यहाँ तो सबको क्लियर होगा ना। ठीक है, यहाँ तक स्क्रीनशॉट पहले ले लो जल्दी फटाक से।
अब देखिए आगे मैं क्या बताने वाला हूँ, ध्यान दीजिएगा, एकदम इम्पोर्टेंट है ना। मैं क्या बातें कहने वाला हूँ, ये आपको Vn नज़र आ रहा है, आप इसके सामने लिए होंगे, ये Vn आपको नज़र में आ रहा है, और ये V1 नज़र आ रहा है, ये V1 नज़र आ रहा है, ये तीनों नज़र में आ रहे होंगे, मतलब ये दोनों नज़र आ रहे हैं ना, बस इतना काफ़ी है। ध्यान से देखिएगा, मैं बाकी मिटा रहा हूँ, मैं क्या करने वाला हूँ, बस ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको वेलोसिटी के लिए इतना लंबा चौड़ा फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं, एकदम शॉर्ट में सॉल्व होता है, एकदम शॉर्ट में। देखना मैं करके दिखाता हूँ, है ना, मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ, है ना। Vn वाले से V1h को डिवाइड कर दो, ठीक है, मैं डिवाइड कर दिया, इससे इसको डिवाइड कर दिया। तो ध्यान से देखिए, इसके पास क्या क्या है, NH/2πmRn, है ना, इंटू अपॉन में ये आएगा, पलट देता हूँ मैं इसको सीधा मल्टीप्लाई में, तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर चल देगा 2πmA0/h, ठीक है। इतना क्लियर है। बहुत मेन काम करने जा रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, इतना तो क्लियर हो चुका है, बहुत मेन काम, ध्यान से देखिएगा। तो Vn इज इक्वल Vn/V1h, ठीक है। अच्छा, V1h का वैल्यू क्या लाए थे अभी जस्ट आप लोग, C अल्फा लाए थे ना, ठीक। इधर देखिए h और h कटेगा, 2πm और 2πm कटेगा, ऊपर क्या बचा n A0 और नीचे क्या बचा Rn। और आप लोग Rn का वैल्यू तो जानते ही हो, क्या होता है, n² A0z। अभी जस्ट बोला था, इस फॉर्मूला याद रखना है, इसके पहले बताया था, जो भी रेडियस निकाले थे इसी से निकाले थे। अब इस वैल्यू अगर मैं यहाँ पे रख दूँ तो ध्यान से देखना क्या होगा, Vn इज इक्वल टू n A0 और अपॉन में ये है, इसका वैल्यू क्या है, n² A0 और अपॉन में z है, तो z कहाँ चल देगा, ऊपर, ठीक है। और नीचे में यहाँ पे C अल्फा था, नीचे में उसको मैं किधर ला लेता हूँ, इस साइड। अब देखिए A0n, एक n और एक A0, तो क्या बचा, वेलोसिटी इज इक्वल टू z C अल्फा अपॉन एक ठोक n। और यही है मेन फॉर्मूला, यही क्या है, ओरिजिनल फॉर्मूला, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अगर आप हाइड्रोजन के लिए निकालते हो तो फिर क्या हो जाएगा, Z का वैल्यू 1, N का वैल्यू 1, तो V1H का वैल्यू क्या हो जाएगा, C अल्फा, मतलब C/137, है ना, ठीक है। C का वैल्यू रख दो और डिवाइड करके आंसर ला लो। इसी प्रकार किसके निकालोगे, किसी भी सेल के लिए निकाल सकते, 1 के लिए जरूरी नहीं कि 1 के, जैसे कि लेड जानते हो, लेड पीबी होता है 82 में से 81 को निकाल दो, 82 होता है उसका, उसके फर्स्ट ऑर्बिट के लिए देखूँ अगर मैं, तो फर्स्ट ऑर्बिट या सेकेंड ऑर्बिट, इसका भी देखना है। अगर फर्स्ट का देखो तो फर्स्ट लिखो, सेकंड का देखना सेकंड लिखो। इसमें टोटल 82 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो प्रोटॉन भी कितने होंगे, 82। तो Z का जगह क्या लिखेंगे हम लोग, 82 C, ठीक है, अपॉन कौन सा निकाल रहे हैं, n का वैल्यू 2, तो 2 का क्या आ जाएगा नीचे में 2, और अल्फा का वैल्यू क्या है 137, अपॉन में 137, तो वैल्यू क्या आ गया 82 इंटू C अपॉन, मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, इतना आएगा। अब डिवाइड कर लो, वो आंसर है ना। ये हाइड्रोजन का फर्स्ट ऑर्बिट हो गया। सेकंड ऑर्बिट बोलते तो फिर क्या होता, C, ये देखो Z का वैल्यू 1 ही रहेगा, N का वैल्यू बस 2 हो जाएगा, तो C अल्फा अपॉन 2, मतलब C अल्फा का वैल्यू 137 इंटू 2, तो C अपॉन क्या हो जाएगा 274। इस प्रकार किसी भी एटम का, किसी भी ऑर्बिट का आप वेलोसिटी निकाल सकते हो, जो उसमें घूम रहे होंगे इलेक्ट्रॉन उनका। और इस प्रकार से वेलोसिटी वाला भी टॉपिक खत्म होता है, ठीक है। देख लीजिए, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि एनर्जी, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम एनर्जी देखेंगे, इलेक्ट्रॉन के पास कितना काइनेटिक एनर्जी है, कितना पोटेंशियल एनर्जी है ना, और कितना टोटल एनर्जी है। और उसके बाद हम जाएंगे वेव नंबर पर और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा पर, ठीक है। और बस हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे और एटॉमिक फिजिक्स हमारा खत्म हो जाएगा। हम उसका स्टार्ट करने वाले हैं न्यूक्लियर फिजिक्स, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद।